हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट 3। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था EW एंगल एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। पहली वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन की थी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से फेज होते हैं और किस फेज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लें जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है। ये होता है लीव्स के अंदर। लीव्स में क्यों होता है? क्योंकि लीव्स में वो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है जो लाइट को कैप्चर करके क्या कर सकता है, फूड बना सकता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लीफ है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल। एंड मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं और ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है कैसी मेम्ब्रेन होती है? ये होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसके दो पार्ट होते हैं। इसका ये वाला साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास थाइलाकोइड। अब जो थाइलाकोइड है यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन, जो कब होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। और जो हमारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ही वो फेज होता है जब क्या होता है? एक्चुअल में फूड सिंथेसाइज होता है। लाइट रिएक्शन के टाइम पर कभी भी फूड सिंथेसाइज नहीं होता है। लेकिन जब स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलेगी, केल्विन साइकिल चलेगा, उस केल्विन साइकिल को ऑपरेट होने के लिए हमें एटीपी चाहिए और हमें एनएडीपीएच चाहिए। तो वो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है लाइट रिएक्शन के टाइम पर। अब लाइट रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था। एक बार यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि हमने क्या क्या बातें उस दिन डिस्कस की थी। तो लाइट रिएक्शन के टाइम पे सबसे पहले क्या होता है? पहली चीज तो कहाँ पे होती है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे होती है। जब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन होती है तो हमारी जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। और वो पिगमेंट क्या करते हैं? सन से जो लाइट आती है उस लाइट को वो क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब क्या है? उस लाइट को कैप्चर करते हैं। जब वो उस लाइट को कैप्चर करते हैं तो उसकी वजह से लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? हमारा ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है। जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है और प्लस हमें यहाँ पे हाफ O2 का मॉलिक्यूल मिलता है, हाफ O2 मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप लाइट रिएक्शन का क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग, जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और इस वाटर की स्प्लिटिंग के लिए हमें एक आयन बहुत इंपॉर्टेंट है जो चाहिए होता है। उस आयन का नाम होता है मैग्नीज। और साथ में हमें क्लोरीन भी चाहिए होता है। तो मैग्नीज एंड क्लोरीन क्या है? ऐसे आयंस हैं जो हमें वाटर की स्प्लिटिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है लाइट रिएक्शन के टाइम पर कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। लेकिन उसी टाइम पे ही लाइट रिएक्शन में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है और साथ में यहाँ पे NADPH भी बनते हैं। अब आज की हमारी पूरी क्लास इसी के ऊपर रहने वाली है कि लाइट रिएक्शन के टाइम पर ये एटीपी कैसे बना और किस तरीके से NADPH बना एंड वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है और किस तरीके से होती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम ये कह रहे हैं कि लाइट को थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या किया जाता है? कैप्चर किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो जो कैप्चर कर रहे हैं लाइट को, वो दिखते कैसे हैं? उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उसे हम कहते क्या है? तो उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या चीजें हैं कि जो लाइट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो हमारी लाइट रिएक्शन है
उस टाइम पे क्या होता है कि वो सोलर एनर्जी को, जो सन से जो एनर्जी आती है, वो सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब ये केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एटीपी और हमें मिलता है एनएडीपीएच। और ये सारी चीजें कहां पर होती हैं? ये सारी चीजें होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज अ केमिकल फैक्ट्री जिसको पावर कौन करता है? पावर करता है हमारा सन। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इस केमिकल मतलब इस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये हमारा करता है थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में किस में कन्वर्ट करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं एटीपी में और प्लस हमारा एनएडीपीएच के अंदर। क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच ही यूज होते हैं ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए। और जितने भी एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एटीपी। और हमें चाहिए होता है साथ में हमारा एनएडीपीएच। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दोबारा एक छोटा सा टॉपिक है, हमें वो भी यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इस फोटो को देख सकते हो। ये देखिए डायग्राम, हमें सबसे पहला डायग्राम हमारे पास ये किसका है? ये है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा के अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है? इसे हम कहते हैं थाइलाकोइड। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसे कहते हैं थाइलाकोइड। अब इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे चलती है हमारी लाइट रिएक्शन। अब इन्होंने क्या काम किया है? जो ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसी को ही जूम करके देखिए यहाँ पे रखा गया है। जो हमारे पास ये वाला डायग्राम है, ये पूरी की पूरी ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। क्योंकि इसी मेम्ब्रेन पर क्या चलती है? इसी मेम्ब्रेन पे होती है लाइट रिएक्शन। अब हमने कहा था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट जो उस सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा है, हम इसको देखते हैं। तो हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं लाइट को कैप्चर करने के लिए, उसे कहते हैं हम, वो होते हैं फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम वो पार्ट होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। एंड थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन कौन से फोटो सिस्टम है यहाँ पर लिखा गया है हमारे पास। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 है और हमारे पास यहाँ पे क्या है? फोटो सिस्टम 1 है। और हम ये भी यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो दोनों फोटो सिस्टम है टोटली एंटायरली क्या है? डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं कि आपस में इस तरीके से अटैच है दोनों, इनके बीच में क्या है? कुछ गैप प्रेजेंट है। तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 क्या है? तो अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक जनरल जानेंगे फोटो सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं। अगर हम इसी डायग्राम को यहाँ पे देखें तो हमें कुछ ये चीजें नजर आ रही कि इस फोटो सिस्टम के अंदर हमारे पास एक पर्पल कलर का कुछ पार्ट दिखाया गया है और इसके अंदर हमें एक लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बट अभी बस हमें इतना समझना है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे फोटो सिस्टम ही वो पार्ट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। अब इस फोटो सिस्टम के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, बहुत सारे। ध्यान रखना, फोटो सिस्टम के अंदर कोई सिंगल क्लोरोफिल का पिगमेंट नहीं है जो सनलाइट को कैप्चर करेगा। फोटो सिस्टम के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। अब इस फोटो सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं जो लाइट को कैप्चर करती है, अब हम उस डायग्राम को सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये पिक्चर दिखाई गई है और ये पिक्चर हमें फोटो सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। देखिए अब ये जो फोटो सिस्टम होता है, इस फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। एंड सेकेंड पार्ट होता है
LHC जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसका पूरा नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स और इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो इसका सेकंड पार्ट है। और इसी की पिक्चर देखिए यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये साफ साफ हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम होता है। यहाँ पर जो हम ये पर्पल कलर वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दीज आर LHC। अब ये LHC क्या होते हैं? LHC जो होता है ये प्रोटीन से बने हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पिगमेंट। यहाँ पर ये जो हमें ग्रीन कलर से नजर आ रहे हैं बहुत सारे पिगमेंट, ये हमारे पास क्या है, ये पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। और इन LHC के अंदर जितने भी पिगमेंट प्रेजेंट है, इन सारे पिगमेंट को हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। LHC के अंदर जितने भी पिगमेंट प्रेजेंट हैं, हम इन सारे पिगमेंट को कहते हैं दे आर एक्सेसरी पिगमेंट, क्योंकि ये एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाने के लिए। लेकिन इसी फोटो सिस्टम के अंदर हमारे पास एक सेंटर में एक पार्ट है जिसको बोला गया है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। अब इस रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है हमारे पास ये वाला पार्ट जिसपे क्या लिखा गया है, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल होते हैं और साथ में ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब अभी ये इसका मतलब क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन हमें अभी दो चीजें पता होनी चाहिए कि फोटो सिस्टम के दो पार्ट है। पहला पार्ट होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड होता है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो काम क्या करते हैं। अगेन आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे सनलाइट ही दिखाई गई है। ये फोटोन मतलब सनलाइट को रिसीव करते हैं और जो भी एनर्जी इन्हें सन से मिलती है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पिगमेंट उस एनर्जी को दूसरे पिगमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से पास हो रही है और अल्टीमेटली ये कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वहां पर मूव हो रही है। और बाद में जो ये एनर्जी है इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं जिनको रिसीव करता है हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जो हमारे पास ये LHC है और जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो फोटो सिस्टम है इसका मेन काम क्या है, लाइट को कैप्चर करना, जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है LHC और सेकंड पार्ट होता है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं और एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पे जो जो बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की, हमने यहाँ पर वो मेंशन कर दी गई है। एक मिनट, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इसे कि हमारे पास जो हमारा लाइट को रिसीव जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाइट रिसेप्टर। और लाइट को रिसीव जो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट रिसेप्टर कहते हैं। और ये क्या होते हैं, दे आर पिगमेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं उसे हम कहते हैं पिगमेंट। लेकिन हमारे पास एक प्लांट के अंदर कभी भी सिंगल पिगमेंट नहीं होता है, वहां पे बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चाहिए ही चाहिए प्लांट को, उनके बिना प्लांट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पिगमेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर एक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफिल ए का, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो क्लोरोफिल ए है वो अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड वाले वेवलेंथ पे करता है। लेकिन बाकी लाइट का क्या, तो वो जो बाकी बची हुई वेवलेंथ वाली लाइट है वहां पे हमारे कुछ और पिगमेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो जो हमारा ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये की लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट है जो पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कभी भी क्लोरोफिल ए के बिना हो नहीं सकती है, लेकिन इस क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं।
अब ये एसेसरी पिगमेंट कौन-कौन हो सकते हैं? क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, एंथोसायनिन, फाइकोरेथिन एंड फाइकोसाइनिन। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये वो पिगमेंट है जो कौन सी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करते हैं, जहां पर क्लोरोफिल ए लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है दे आर एसेसरी पिगमेंट। और ये वही एसेसरी पिगमेंट है जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये क्या बनाते हैं? यही बनाते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये LHC किसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन सेंटर के। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर 2 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं और उनको कौन सराउंड करता है? उनको सराउंड करता है एक्सेसरी पिगमेंट, जो क्या बनाते हैं? LHC बनाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी जान लिया कि पिगमेंट्स का क्या रोल होता है। लेकिन एक्सेसरी पिगमेंट जैसे फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड, उसका एक फंक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो फंक्शन क्या होता है? फोटो प्रोटेक्शन। अगर एक प्लांट को एक्सेस में सनलाइट मिल रही है, बहुत ज्यादा, तो उस एक्सेस सनलाइट से भी जो हमारा प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो क्या हो सकता है? वो डैमेज हो सकता है। तो हमारे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को बचाने के लिए जो कैरोटीनॉइड है, वो क्या काम करते हैं? वो एक्सेसिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और सिर्फ डिसिपेट कर देते हैं एक्सेसिव लाइट एनर्जी को। अगर कैरोटीनॉइड ऐसा नहीं करता, तो जो हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, वो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। एंड अगर हमारा क्लोरोफिल डैमेज हो गया, तो हमें अच्छी तरीके से पता है फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं हो पाएगा। अब हम एक्चुअली ये जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है जब क्लोरोफिल और बाकी पिगमेंट इस सनलाइट को कैप्चर करते हैं। अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, कहां पर कैप्चर करते हैं? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। और लाइट कहां से आती है? लाइट हमें मिलती है सन से। तो यहाँ पर देखिए, हम दोबारा इस पिक्चर को देखते हैं, इस पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिखाया गया है, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। पिक्चर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, जैसे ही सन से लाइट आती है, जो सन से यहाँ पे लाइट आ रही है, उसे हमने यहाँ पे कहा है फोटोन। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जब उनको सनलाइट नहीं मिली होती है, उस टाइम पे वो सारे अपनी कौन सी वाली स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉर्मली वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब उनको कोई भी एनर्जी अगर मिलती है, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब अपने आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कर जाते हैं? उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो क्या हो जाते हैं? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को, मतलब फोटोन मतलब यहाँ पे लाइट को जब एब्सॉर्ब करता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल है, नॉर्मली वो कौन सी वाली स्टेज के अंदर होते हैं? ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद वो अपनी कौन सी वाली स्टेट में चले जाते हैं? ये ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाते हैं? अपने आउटर ऑर्बिटल से जंप कर जाते हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा? कभी ना कभी तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी ग्राउंड वाली स्टेट के अंदर आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, तो ये क्या करता है? उस टाइम पे कुछ हीट रिलीज करता है, और इसी हीट का यूज करके बाकी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं और अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो डायग्राम है, देखिए, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। दोबारा अपने इस फोटो सिस्टम वाली पिक्चर को देख लेते हैं कि देखिए, जब सबसे पहले देखिए फोटोन इस पिगमेंट के ऊपर यहाँ पे फॉल करता है। जब फोटोन कहाँ पे यहाँ पे फॉल कर रहा है? हमारे इस पिगमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इस पिगमेंट ने क्या काम किया? अपने सबसे पहले इनिशियली इसके इलेक्ट्रॉन अपनी कौन सी वाली पोजीशन पे थे? ग्राउंड स्टेट में थे। वो ग्राउंड स्टेट से कहां पे चले गए? अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर। लेकिन जैसे ही वो दोबारा अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में जब आते हैं, तो वो यहाँ पर क्या रिलीज करते हैं? हीट रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इसी एनर्जी को कौन रिसीव कर लेता है? वहीं पे ही जो हमारे पास सेकंड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपने ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं? अपनी एक्साइटेड स्टेट से। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब ये एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रही है? इसका हमें करना क्या है? क्योंकि ये वही एनर्जी है जिससे हमें आगे जाके क्या बनाना है? हमें एटीपी और हमें एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना है।
इसीलिए हमने लाइट रिएक्शन के अंदर पहली लाइन क्या पढ़ी थी कि लाइट रिएक्शन के दौरान हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज कर हम क्या बनाते हैं, एटीपी और हमें एनएडीपीएच बनाते हैं। तो डायरेक्टली लाइट एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बना सकता है, वो कैसे बनाएगा, इन फोटो सिस्टम के थ्रू बनाएगा। अब यहाँ पे हमें फोटो सिस्टम के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो गया है। अब सीधा अपनी फोटो उसकी तरफ जाते हैं कि क्या होता है। एक चीज और सॉरी, जो मैं अगेन आपको बताना भूल गई, जो हमारी एलएससी है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए इस फोटो के अंदर हमारे पास ये एक एलएससी है, ये हमारे पास सेकंड एलएससी है, ये हमारे पास थर्ड है, यहाँ पे है थर्ड एलएससी है। तो ये जो सारे एलएससी है यहाँ पे सराउंड किसको कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को। तो इसे कलेक्टिवली एलएससी को हम ना एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ एलएससी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कई बुक के अंदर मेंशन किया होता है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स हमारे पास सराउंड करता है रिएक्शन सेंटर को। तो यहाँ पर जो भी अब तक हम लोगों ने जाना, मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है थ्योरी की फॉर्म में। आप इसे फ्री टाइम पे रीड कर सकते हो कि फोटो सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स, जिसको सराउंड करते हैं सेवरल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं। और इसी रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स के पास क्या होता है, इसी के पास प्रेजेंट होता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो हमारा रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, अ मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। और ये उसके बाद क्या हो जाता है, रिड्यूस। ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास उस सबसे पहले जो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, कहां से रिसीव करेगा, फ्रॉम द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो उसे कहा जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब हम इस पूरे डायग्राम को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे सारी बातें वही की दी गई है, लेकिन इसके दौरान अभी हमने यहाँ पे क्या बात की, हमारे पास दो फोटो सिस्टम है। एक हमारे पास है फोटो सिस्टम 1 और सेकंड हमारे पास यहाँ पे फोटो सिस्टम 2। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोटो सिस्टम से। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की कि थालाक्वाड की मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। थालाक्वाड की मेम्ब्रेन पे कितने फोटो सिस्टम होते हैं, दो फोटो सिस्टम है। हमारे पास एक फोटो सिस्टम का नाम क्या है, फोटो सिस्टम 2। और सेकंड फोटो सिस्टम का नाम क्या है, फोटो सिस्टम 1। जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, इसको 1 क्यों कह रहे हैं, और जो फोटो सिस्टम 2 है, इसे 2 क्यों कह रहे हैं। तो प्लीज हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फोटो सिस्टम 1 पहले काम करेगा और 2 बाद में काम करेगा। यहां पर जो फोटो सिस्टम का नाम 1 एंड 2 दिया गया है, ये इनकी डिस्कवरी की बेसिस पे दिया है। जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, ये पहले डिस्कवर हुआ था, और जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ये हमारा बाद में डिस्कवर हुआ था। तो 1 पहले डिस्कवर हुआ है, 2 बाद में डिस्कवर हुआ है, इस बेसिस पे नाम पड़ा है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। लेकिन जब एक्चुअली अभी आप प्रोसेस देखोगे, तो आप वहां पे देखोगे कि फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है। तो अगेन जो इनका नाम है 1 एंड 2, ये किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है, यहाँ पे इनके फंक्शन के बेसिस पे नहीं है। अब जो हमारा ये फोटो सिस्टम 1 और 2 है, इनकी जो अभी हमने डायग्राम देखा, सब कुछ वही होने वाला है। फोटो सिस्टम के पास यहाँ पे सेंटर में अगर हम यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करें, दोनों फोटो सिस्टम के पास एसेंशियली क्या होना चाहिए, हमारे पास सेंटर में होता है रिएक्शन सेंटर। दोनों फोटो सिस्टम के पास क्या होगा, फोटो सिस्टम के पास एक चीज क्या होती है, रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स होता है। और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 1 पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और एक होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, इसको कौन सराउंड करता है, एलएससी सराउंड करते हैं। तो मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर के एलएससी बना देते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन सेंटर है, इसको कौन सराउंड करते हैं, इसको सराउंड करते हैं एलएससी। एलएससी क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। और ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, ये हो सकता है हमारे पास क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, काफी सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं,
सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है हमारा रिएक्शन सेंटर, और इसके सराउंडिंग में जिसको सराउंड कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? सभी को हम बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों फोटो सिस्टम के पास प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर जो मैं बात बोलूंगी उसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, क्या देखा गया है कि मैक्सिमम जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है ये एफिशिएंटली काम करता है जब इसको लाइट मिलती है 700 नैनोमीटर की। या एक इसका डेफिनेशन और है कि फोटो सिस्टम 1 तब काम करता है जब इसको 680 नैनोमीटर के ऊपर वाली वेवलेंथ वाली लाइट मिलती है। फोटो सिस्टम 1 को, जो फोटो सिस्टम 1 है वो मैक्सिमम अपना सबसे अच्छा काम किस वेवलेंथ पर कर पाता है? 700 नैनोमीटर वाली लाइट पर। लेकिन ये काम तभी कर पाता है जब इसको 680 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ वाली लाइट मिलती है। तो इसके अंदर रिएक्शन सेंटर के अंदर अभी हम लोगों ने बात की, रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल ए, और उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? उसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो हमारा फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहां पर कर पाता है? 680 नैनोमीटर से ऊपर वाली लाइट पे, जिसको हम कहते हैं 700 नैनोमीटर। इसीलिए जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, इसके रिएक्शन सेंटर को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, और वो नेम क्या है? इसके रिएक्शन सेंटर को कहते हैं P700। तो जो हमारा P700 है ये फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर का नाम है। तो P700 क्या है? द रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम 1। अब बात करते हैं फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के बारे में। जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है ये अपना मैक्सिमम जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो दे पाता है अपनी 680 नैनोमीटर वाली लाइट पे। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो सिस्टम 1 680 नैनोमीटर से ऊपर वाली लाइट पे, और फोटो सिस्टम 2 अपना मैक्सिमम एफर्ट मतलब मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी कहां पर दे पाता है? 680 नैनोमीटर पे। तो हमारे पास जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है इसे हम कहते हैं P680। तो बुक में अक्सर मेंशन क्या होता है? P700 और आपका P680। तो जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है उसके रिएक्शन सेंटर का नाम होता है P700, और जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है उसके रिएक्शन सेंटर का नाम होता है P680। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मैक्सिमम अपने एब्जॉर्बेंस और अपना काम कौन सी वेवलेंथ पर करता है? 680 नैनोमीटर पे। तो एक्चुअली जो हमारी ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट होती है इसे हम रेड लाइट भी कहते हैं, और जो हमारी 700 नैनोमीटर वाली लाइट होती है इसे हम फार रेड लाइट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कई बार बुक में रेड लाइट और हमारे पास फार रेड लाइट वर्ड भी यूज किया होता है। तो अभी हमने क्या जाना? प्लांट के अंदर 2 फोटो सिस्टम है, एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर उसे क्या कहते हैं? P700। एंड फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को हम क्या कहते हैं? P680 कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन भी हम लोगों ने जान लिया है। अब हम आते हैं अपनी बुक वाले डायग्राम पे जो अब हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो हम इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए अगेन सबसे पहले यहाँ पे दोबारा हम देख लेंगे, हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? थैलाकोइड, और इसकी मेम्ब्रेन दिखाई गई है। मेम्ब्रेन पर सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम 2। ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे। जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है और जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अगेन ऐसे जुड़े हुए नहीं है, बीच में कोई है जो उनको जोड़कर रख रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बीच में कुछ कुछ लिखा गया है PQ, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखा है PC। तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के बीच में कोई है, इसे कहते जो ये है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। तो हमारे पास थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे जो फोटो सिस्टम होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कौन-कौन से होते हैं? ये हमारे पास होता है पीक्यू, दैट इज प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, पीसी होता है प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ पे हमारे पास है हमारा फोटो सिस्टम 1। इसकी पूरी की पूरी हम यहाँ पे वर्किंग को समझते हैं कैसे-कैसे हो रहा है। देखिए, अगेन ये पूरा सेटअप कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट फॉल करती है, हम यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। अब जैसे ही दोनों फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट फॉल करती है, तो यहाँ पर जो ये एलएससी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर ये जो असेसरी पिगमेंट प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो असेसरी पिगमेंट प्रेजेंट है, ये उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, तो जो इन्हें लाइट से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। जब हमारे फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट फॉल करती है, तो जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, इसके पास यहाँ पे जो इसका इनर वाला पार्ट है, ये हमारे पास पूरी क्या है, हमारे पास थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन का ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पोर्शन को कहते हैं थैलाकोइड स्पेस। इसे थैलाकोइड ल्यूमन भी कहते हैं। और इसका बाहर वाला पार्ट क्या है, इस बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो जब सनलाइट फोटो सिस्टम 2 के ऊपर फॉल करती है, तो जो हमारा ये फोटो सिस्टम 2 है, इसका जो ये इनर वाला पार्ट है, कौन सा इनर वाला पार्ट, जो थैलाकोइड स्पेस को फेस कर रहा है, यहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है, इसे कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसे कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या इसका एक नाम और है, इसे हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारे फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन ये जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके 2 पार्ट है। देखिए, एक ये वाला पार्ट बाहर वाला जो स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, और एक इसका वो वाला पार्ट है मेम्ब्रेन का जो अंदर थैलाकोइड के ल्यूमन को फेस कर रहा है। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, जिसे ओईसी भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है थैलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन वाले पार्ट की तरफ, जो थैलाकोइड के ल्यूमन को फेस करता है। अब जैसे ही हमारा फोटो सिस्टम 2 इस सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो हमारा क्या प्रेजेंट था, ओईसी प्रेजेंट था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है, इस ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये ओईसी क्या काम करता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, इसको स्प्लिट कर देता है। अब जैसे ही लाइट फॉल की, ओएसी एक्टिवेट हुआ, तो वाटर की स्प्लिटिंग हो गई। और जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जब हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, तो हमें 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और हमें हाफ O2 मिलता है, हाफ O2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे खाली ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमें मिनिमम 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, तो हमें क्या मिलते हैं, हमें यहाँ पे मिलते हैं 4 हाइड्रोजन, हमें मिलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, जितने हाइड्रोजन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और हमें यहाँ पे मिलता है कंप्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है, इसकी स्प्लिटिंग होती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की वजह से। एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि इस वाटर को तोड़ने के लिए और इस एंजाइम को काम करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको चाहिए होती है। और वो 2 चीजें हमारे पास क्या है, पहला होता है मैंगनीज, जिसे हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड हमारे पास होता है क्लोरीन।
तो जो हमारे क्लोराइड आयंस हैं और जो हमारा मैंगनीज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर की स्प्लिटिंग के लिए। और देखिए, जब ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है तभी हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो जो ऑक्सीजन है हम इस टाइम पे इनहेल कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन हमें किससे मिल रही है? ये हमें इस वाटर की स्प्लिटिंग से मिल रही है। और ये कहां पे हो रही है? ये हो रही है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन की इनर वाले पार्ट में। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास किसके पास प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है। तो देखिए, इस पिक्चर के अंदर भी हमारे पास यही दिखाया गया है। आप इस पोर्शन को दोबारा अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए, वाटर मॉलिक्यूल टूटा। इसके टूटने से देखो, यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल मेंशन किया गया है। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें हाफ O2 मिल रहा है। जो अब O2 कहाँ जाएगा? और O2 तो ऑब्वियसली गैस है, तो ये तो डिफ्यूज हो जाएगी लीफ से, कहाँ पे आ जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, देखिए वो कहां पर इकट्ठा हो रहे हैं? उस ल्यूमन के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। ल्यूमन मतलब थैलाकोइड के स्पेस के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। और जब हमारे पास ये थैलाकोइड के स्पेस के अंदर देखिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थैलाकोइड के स्पेस के अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, तो इसकी वजह से पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? पीएच हमारा लो हो जाता है। लो पीएच का मतलब क्या है? पीएच कैसा हो जाता है? एसिडिक। तो हम लोगों को ये अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए कि जो एसिडिक पीएच होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस कैरी करेगा, उसका पीएच उतना ही डिक्रीज होगा, मतलब क्या होगा? एसिडिक होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन मिला, ऑक्सीजन मिली, और हमें क्या मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हमारे कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं? हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहे हैं थैलाकोइड के स्पेस में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हुई? वो तो डिफ्यूज हो गई। लेकिन जो इस वाटर मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल से हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले थे? हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे। अब हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल है, देखिए ये मूव कर जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के पास। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर के पास जाते हैं, तो ये रिएक्शन सेंटर क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देता है। और कहां पास करता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब जैसे ही इसने देखिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन, ये फोटो सिस्टम 2 उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देता है। और ये किसको पास करता है? ये पास करता है पीक्यू को। व्हाट इज पीक्यू? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन अब क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देगा। किसको पास करेगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पीसी के अंदर जाएगा। पीसी क्या है? प्लास्टोसाइन। और हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लोकेशन भी हमें देखनी है। जो हमारा पीक्यू है, ये पूरा का पूरा थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। लेकिन जो हमारा पीसी है, इसकी लोकेशन एकदम थैलाकोइड मेम्ब्रेन की इनर वाली साइड पे है। ल्यूमन वाले फेस को ये ल्यूमन वाली साइड को ये क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। अब जो हमारा पीसी है, पीसी मूव कर जाता है कहां पे? फोटो सिस्टम 1 के पास। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और वो कहां से आ रहा है? फोटो सिस्टम 2 से आ रहा है। लेकिन फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन कहां से मिला है? उसको मिला है वाटर से। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें इस एक्सेसरी पिगमेंट से नहीं मिलता है। ये पिगमेंट, ये इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से। अब पीसी ने क्या काम किया? उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दिया। किसको पास किया? फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। अब अगेन इसके ऊपर भी तो लाइट फॉल कर ही रही है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर, तो ये क्या करता? उस इलेक्ट्रॉन को अगेन जंप कर देता अपनी हायर स्टेट में। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी हायर एक्साइटेड वाली स्टेट में जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को अगेन आगे पास कर दिया जाता है। और कहां पास कर दिया जाता है? एफडी को। ये एफडी क्या है? एफडी होता है फेरेडॉक्सिन। और फेरेडॉक्सिन कहां पर प्रेजेंट है? जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का आउट पार्ट है, जो किसको फेस कर रहा है? स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, ये वहां पर मूव हो जाता है। अब एफडी उस इलेक्ट्रॉन को पास करता है एक एंजाइम को, और उस एंजाइम का नाम है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है NADP पॉजिटिव। और जब NADP पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, प्लस हाइड्रोजन को रिसीव करता है,
ये हाइड्रोजन कहाँ से आए? ये स्ट्रोमा से आए हैं, अभी हम इसकी स्टोरी भी पढ़ेंगे। तो ये जब NADP पॉजिटिव ने उस फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसकी वजह से वो क्या करता है? NADPH बना देता है। और ये वही NADH है जिसका यूज केल्विन साइकिल के टाइम पर किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? CO2 की रिडक्शन के लिए। CO2 की रिडक्शन से क्या बनेगा? इसी से हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करनी है, ये हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है? ग्लूकोज का कार्बन बनाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन ग्लूकोज का हाइड्रोजन कहां से आया? तो हमने कहा था वो वाटर से आता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इस वाटर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है, वो अल्टीमेटली हमें कहां भेजना है? वो हमें ग्लूकोज के अंदर भेजना है। लेकिन वो डायरेक्टली ग्लूकोज के अंदर नहीं भेज सकता है। अब वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा पहले NADPH के पास। अब इस NADPH के पास ये हाइड्रोजन यहाँ पे कहां से आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वाटर ने ही यहाँ से किसको पास किया था? वाटर की वजह से ही पास हुआ था इलेक्ट्रॉन, लाइट की वजह से। और वो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन फाइनली इस NADP पॉजिटिव को मिलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा NADPH के अंदर। अब यहाँ पे हमें इस लोकेशन को बहुत अच्छे तरीके ध्यान से देखना है। ये जो हमारा NADPH है, ये कहां पर बना है? ये हमारा बना है स्ट्रोमा की तरफ। देखिए हमारे पास स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या हुआ है? NADPH हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा पाथवे है, हमारा फोटो सिस्टम 2 से शुरू हुआ, और ये सीधे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से शुरू हुए और कहाँ जा रहे हैं? फोटो सिस्टम 1 के पास जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 ने 1 को दिया, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आता है, और ये कभी भी वापस नहीं आ रहा है। इसीलिए इस पाथवे को कहा जाता है नॉन साइक्लिक पाथवे। लेकिन एक्चुअली इस पूरे पाथवे को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एक्चुअली ये जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसे हम Z स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम क्यों कहते हैं, इसको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट की एडिशन। किसके ऊपर एडिशन? ADP के ऊपर अगर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है ATP, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहां पर फॉस्फोराइलेशन का रीजन क्या होता है? लाइट होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो हमारा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसके अंदर ATP बनती है। इसी प्रोसेस के टाइम पर हमें ऑक्सीजन मिलती है, और इसी प्रोसेस के टाइम पे हमें मिलता है NADPH। जो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि हमें NADPH मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पर अभी तक ATP नहीं मिला है। अब हमें ये जानना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पर ATP कैसे फॉर्म होती है, क्योंकि तभी तो हमने इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दिया है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ATP कैसे बनी, क्योंकि हमने जब अपनी क्लास स्टार्ट की थी तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन में हम यहाँ पर भी देख सकते हैं हमें क्या मिलता है। हमें 3 चीजें मिलती है। हमें मिलता है ऑक्सीजन, जो हम लोगों को मिल गया है कि लाइट फॉल करेगी, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज, और वो हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। हमें NADPH मिला, वो भी हम लोगों ने देख लिया कि हमने यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो फोटो सिस्टम 2 से पास होता है 1 की तरफ, और जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पास करता है कौन से एंजाइम को? वो पास करता है NADP रिडक्टेज को, जिसकी वजह से क्या होता है? NADPH बनता है। लेकिन अभी तक ATP नहीं मिली है। अब हम इस डायग्राम से ये जानेंगे कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक्चुअली इसी ATP के फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ATP बनती है, उसका रीजन होता है लाइट। तो लाइट की वजह से ही क्या नाम दिया? फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम दिया। चलो अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। तो जब हमारे पास लाइट रिएक्शन के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ पर क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। अब क्या होता है कि देखिए,
अगर एक बार वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो हमें कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? हमें 2 मिलेंगे और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मिला। जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो तो यहाँ पे वापस आ ही नहीं रहा है। तो हमें इस टाइम पे क्या हो रहा है कि हर बार वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि अगर हमें NADPH को बनाना है, जो हमारा NADPH है ये बन ही नहीं सकता है जब तक NADP रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो हमें इसको बनाने के लिए हर बार वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जितनी बार वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है उतनी बार यहाँ पर क्या रिलीज हो रहे हैं? हाइड्रोजन आइंस। आप सोचिए हमारे पास कि अगर इस केस में यहाँ पे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स भी टूटते हैं तो 100 वाटर मॉलिक्यूल्स के टूटने पे हमें कम से कम यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आइंस मिल जाएंगे? 2000 सॉरी रियली सॉरी 200, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने पे हमें 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। तो अगर 100 वाटर मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ पे वाटर की वजह से स्प्लिटिंग हो गया तो हमें इस ल्यूमन में कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 200। इसकी वजह से क्या होगा कि जब हर बार वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो जो हमारा ये थैलाकोइड का स्पेस है और जो हमारा स्ट्रोमा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाए कि थैलाकोइड के ल्यूमन में तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, लेकिन सेम टाइम पे जो हमारा स्ट्रोमा है यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो। अब इस केस में क्या होगा कि जो इतने ज्यादा हाइड्रोजन हमारे इस ल्यूमन के अंदर इकट्ठा हो गए हैं, अब हम इस हाइड्रोजन का, जिसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। हम इस प्रोटॉन की एनर्जी का यूज करेंगे एटीपी को बनाने के लिए। अब कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारी ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है एक एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेज। अब हमें इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाना है, लेकिन ये एंजाइम हमारे मोटर की तरह है कि नॉर्मली ये मोटर इस तरीके से है। जब ये मोटर घूमेगी, इसके अंदर कुछ मूवमेंट होगा, तो इस मूवमेंट की वजह से जो हमारा एटीपी सिंथेज है, इसकी कुछ कन्फर्मेशन में चेंज आता है और जब इसकी कन्फर्मेशन के अंदर चेंज आता है तो ये क्या काम करता है? एडीपी के ऊपर इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर देता है और क्या बना देता है? एडीपी बना देता है। लेकिन सारा क्वेश्चन अब यहाँ पर यही अराइज होता है कि हम इस एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट कैसे करें, इसकी कन्फर्मेशन को कैसे एक्टिव करें, कैसे इसको इनएक्टिव से एक्टिव पर लेकर जाएं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो इतने ज्यादा हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहे हैं ल्यूमन में, हम क्या करते हैं इन हाइड्रोजन को, मतलब एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जितने भी जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो अपने ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ देखिए यहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये कैसे मूव कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं हमारे पास अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो जब प्रोटॉन अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इस एटीपी सिंथेज के अंदर कंफर्मेशन चेंज आता है और उस कंफर्मेशन चेंज की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है? एटीपी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या है कि अगर हमें एटीपी बनाना है तो यहाँ पर थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन थैलाकोइड के ल्यूमन में ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा, ताकि प्रोटॉन अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करे और जब ये अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाए? हमें यहाँ पर मिल जाए एटीपी। लेकिन अगेन क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर हर बार हमारे पास ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, मतलब ये प्रोटॉन अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब थाइलाकोइड के स्पेस में और स्ट्रोमा के अंदर कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगी यहाँ पर, तब ये प्रोटॉन कैसे मूव कर पाएंगे और तब तो हम एटीपी बना नहीं सकेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली एटीपी का फॉर्मेशन हो तो उस केस के अंदर हमें थाइलाकोइड के स्पेस के अंदर इस ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करना ही करना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो मेम्ब्रेन है, इस ग्रेडियंट को हमेशा कैसे एस्टेब्लिश करके रखता है?
तो उसके हमारे पास देखिए दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? अगर हम चाहते हैं कि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा रहे एज कंपेयर टू द आउटसाइड, तो हम यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन अंदर से बाहर की तरफ आया था, या तो उस हाइड्रोजन को दोबारा अंदर भेज दिया जाए या बाहर उसको कंज्यूम कर लिया जाए। मेन पर्पस हमारा क्या है? मेन पर्पस हमारा है कि हमें अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा करनी है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो दो तरीके क्या है? या तो जो बाहर आए हुए हाइड्रोजन है, देखिए यहां पे दिख रहा है हमें हाइड्रोजन अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब ये मूवमेंट करते हैं तभी हमें क्या मिलता है? एटीपी। या तो इन हाइड्रोजन को दोबारा अंदर भेज दिया जाए, ये सेकेंड हमारे पास मेथड क्या है? जो हाइड्रोजन बाहर आ गए उनको यूज कर दिया जाए ताकि अंदर कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा ही बनी रहे। तो अब क्लोरोप्लास्ट ये दोनों काम करता है। दोनों काम क्या करता है? जो हाइड्रोजन बाहर आ गए उनको अंदर भी लेकर चले जाता है, और जो हाइड्रोजन बाहर आ गए उनको यूज भी कर लेता है। देखिए अभी अभी हमने ये लास्ट स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप को हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि जो हमारा एफडी है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव को देता है, तो ये जो NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम है, ये क्या काम करता है? उस इलेक्ट्रॉन को कहां पास कर देता है? NADP पॉजिटिव। लेकिन जब NADP पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो साथ ही साथ वो क्या करता है? हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर लेता है। और ये हाइड्रोजन कहां से आए हैं? ये यही हाइड्रोजन है जो आपके ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ आए हैं। और जैसे इस हाइड्रोजन को ये रिसीव करेगा तो इसने NADPH तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ में इसने हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम कर दी, और वो कम कहां पे की है? स्ट्रोमा के अंदर। इसीलिए स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या होती है? कम एज कंपेयर टू द इनसाइड। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक चीज और करता है। देखिए जब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था फोटोसिस्टम 1 की तरफ, तो इसने क्या काम किया? यहां पर जब फोटोसिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PQ को देता है, प्लास्टोक्विनोन को। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? उस एनर्जी का यूज करके जो फोटोसिस्टम 2 से PQ को मिली, वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को पिक करता है और उसको पंप कर देता है कहां पे? थालाक्वार्ट स्पेस में। लेकिन ये डायरेक्टली ये खुद पंप नहीं कर पाता। हम इस पिक्चर के अंदर देख भी रहे, देखो PQ ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को पिक किया और इसने इसको कहां पास कर दिया? इसने पास कर दिया साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है? उस हाइड्रोजन को अंदर की तरफ भेज देता है, और जब ये अंदर की तरफ भेज देता है तो अगेन अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है? एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा कि लाइट रिएक्शन के टाइम पर जो हमारे थालाक्वार्ट के ल्यूमन में हो रही है, हमें यहाँ पर एटीपी भी मिल गया, हमें यहाँ पे NADPH भी मिल गया, और हमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल गई, जो लाइट रिएक्शन के क्या थे? रिजल्ट थे। और साथ में हमने क्या कहा? जो लाइट रिएक्शन है वहां पे क्या हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर आगे गया वो कभी वापस नहीं आया, इसीलिए इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो NADPH है और जो ATP है, इसका यूज कहां पर किया जाएगा? केल्विन साइकिल में किया जाएगा। डार्क रिएक्शन में किस लिए किया जाएगा? ताकि वहां पर फूड को सिंथेसाइज किया जा सके। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही उसको डिकोड यहाँ पे कर देती हूँ। आपको उस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज, जो हमारे वाटर की स्प्लिटिंग है वो ओनली फोटोसिस्टम 2 की वजह से होती है, फोटोसिस्टम 1 की वजह से वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है ये भी फोटोसिस्टम 2 की वजह से होता है, 1 की वजह से नहीं होता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन तो प्रोटॉन के ग्रेडियंट की वजह से हुआ है, लेकिन ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन हेल्प करने में किसने हेल्प की है? वाटर टूटा। लेकिन वाटर के टूटने का रीजन कौन है? वाटर के टूटने का रीजन है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और वो कहां पर प्रेजेंट है? वो हमारा फोटोसिस्टम 2 के साथ है। ठीक है कि इसके साथ साथ में जब फोटोसिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन 1 को पास किया था, तो यहाँ पे PQ ने क्या किया था? प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया था? बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन पिक करके थालाक्वार्ट के स्पेस में भेज दिया था।
जो इस ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रहा है और अगेन जो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, एटीपी के फॉर्मेशन को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एटीपी का फॉर्मेशन है वो फोटोसिस्टम 2 की वजह से हुआ है, 1 की वजह से नहीं हुआ। वाटर की स्प्लिटिंग भी 2 की वजह से हुई है, एटीपी का फॉर्मेशन भी 2 की वजह से हुआ है, लेकिन जो हमारा NADPH है इसका फॉर्मेशन होता है फोटोसिस्टम 1 की वजह से, इसमें 2 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे पास लाइट रिएक्शन था जिसके अंदर हमने एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी जान लिया, NADPH कैसे बनता है ये भी जान लिया। अब साथ में मैं आपको यहाँ पे 2-3 डायग्राम दिखा दूं, आप इन डायग्राम को भी देखिए, देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है इधर। तो देखिए इस पिक्चर के अंदर भी हमारे पास क्या चीज है, ये वही जो अभी हमने यहाँ पे देखिए पीछे वाला डायग्राम देखा, उसमें थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को ऐसे गोल में दिखाया गया था, इन्होंने यहाँ पे इसको लीनियर वाले फॉर्म में दिखाया है। देखिए ये हमारे पास ल्यूमन है, किसका ल्यूमन है, ऑब्वियसली ये हमारे पास थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये उसका कौन सा वाला पार्ट है, स्ट्रोमा वाला पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, और ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। हमारे पास यहाँ पे कितने फोटो सिस्टम है, 2 फोटो सिस्टम है। देखिए ये वाला हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है और ये हमारे पास क्या, फोटो सिस्टम 1 है। जो फोटो सिस्टम 2 है इसका रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P680, एंड फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P700। और इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसी मेम्ब्रेन पर कौन प्रेजेंट है, हमारे पास एटीपी को बनाने वाला कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। अगेन एक्चुअली इसके भी 2 पार्ट होते हैं, हमारे पास एक होता है CF0, ये वाला पार्ट जो पूरा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और इसका एक्चुअली जो ये वाला पार्ट इस स्ट्रोमा को फेस कर रहे हैं इसे बोलते हैं CF1 पोर्शन। ठीक है, तो अगेन आप एक बार इसको भी देखो, इस डायग्राम को भी देख लीजिए। फोटो सिस्टम 2 की वजह से देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन हो रही है। हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, और हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आगे पास हो रहा है, किसको पास हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को, और इसका रिएक्शन सेंटर उस इलेक्ट्रॉन को कहां पास कर देता है, PQ को। व्हाट इज PQ, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन जब इस इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 से लेता है तो वो स्ट्रोमा से क्या पिक कर लेता है, हाइड्रोजन आइंस। उसके बाद वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है PQH2। इसके बाद हमारे पास ये PQ अपना इलेक्ट्रॉन किसको आगे पास करता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। और जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो साथ ही साथ में ये अपना हाइड्रोजन उसको दे देता है, और साइटोक्रोम B6F उस हाइड्रोजन को पंप कर देता है ल्यूमन की तरफ। इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम B6F किसको देता है, PC को देता है, प्लास्टोसाइनिन को। और ये प्लास्टोसाइनिन कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूमन की तरफ प्रेजेंट है। अब PC से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में, और इसके रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P700। इसके बाद वो कहाँ जाता है, FD, दैट इज फेरिडॉक्सिन। उसके बाद आता है FNR, और FNR की वजह से क्या होता है हमारे पास, NADP पॉजिटिव से क्या बन जाता है, NADPH। तो फाइनली NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इसने उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज करके क्या किया, यहाँ पे अपने ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दिया और क्या बन गया, NADPH। लेकिन जितनी बार हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल टूटे तो उसकी वजह से इस ल्यूमन में क्या इकट्ठा हो रहे हैं, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हुआ। और जब इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, अगेन ध्यान से सुनिएगा, जब इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है एटीपी। अब ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है, कि जब प्रोटॉन मूव करते हैं अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो ये जो एटीपी सिंथेसिस है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट। और इसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, एडीपी के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एटीपी मिल जाता है। तो हमारे पास अगेन ये वाला डायग्राम था। एक डायग्राम हम ये वाला भी देख सकते हैं, अक्सर बुक में ये वाला डायग्राम दिया होता है, प्लीज एक बार हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस पिक्चर के अंदर भी देखिए सारी चीजें वही दिखाई गई हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फोटो सिस्टम 2। एक मिनट, इस केस में देखिए हमारे पास ये है फोटो सिस्टम 2,
यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 आपस में कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से। देखिए यहाँ पे बीच में इसके रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P680 और इसके रिएक्शन सेंटर का नाम है P700 और इसके साथ में ये आसपास में क्या है, ये है एसेसरी पिगमेंट। तो जब ये रेड लाइट को रिसीव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसी के साथ ल्यूमन की तरफ कौन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाता है, फोटो सिस्टम 1 के पास। 1 से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फाइनली NADP पॉजिटिव के पास, और हमें क्या मिल जाता है, NADPH। और अगेन फोटो सिस्टम 1 कब एक्टिवेट होता है, जब इसको कौन सी लाइट मिलती है, फार रेड लाइट। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी इस सिस्टम की एनर्जी क्या थी, कम थी। जैसे ही इसको लाइट मिली, इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब यहाँ तो कोई रिसीव करने वाला नहीं था लाइट को, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए उसकी एनर्जी कम हो रही है। अब यहाँ पे दोबारा लाइट मिली तो इसकी एनर्जी दोबारा बढ़ गई। उसके बाद अब लाइट नहीं मिल रही तो दोबारा एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही है। तो अगर हम इस शेप को देखें, पहले इलेक्ट्रॉन देखिए अपनी लोअर स्टेट से हाई पे गया, दोबारा लो पे आया, दोबारा हाई गया, दोबारा लो गया। तो यहाँ पर ये जो शेप बन रही है, ये हमारे पास Z टाइप बन रही है एक्चुअली, इसीलिए जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, इसे हम Z स्कीम भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो Z स्कीम का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, जो क्या कह रहा है कि रेड लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, फोटो सिस्टम 2, और इसके साथ जो फोटो सिस्टम 1 है वो कौन सी लाइट रिसीव करता है, हमारी फार रेड लाइट यूज करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ये वाला डायग्राम भी देख लिया। डायग्राम यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे एक बार ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो। तो देखिए ये डायग्राम भी हमें वही बता रहा है, हमारे पास क्या फोटो सिस्टम 2 है। अगर हमें एक बार पिक्चर समझ में आ गई, हम कोई भी डायग्राम देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो फोटो सिस्टम 2 है और यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है। दोनों फोटो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगेन यहाँ पर ये बीच में क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट इसका रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या, इसके एसेसरी पिगमेंट। तो लाइट को कैप्चर किया गया, वाटर मॉलिक्यूल टूटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन PQ, साइटोक्रोम, PC, उसके बाद हमारे पास फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 से FD से NADP रिप्लेस के पास, और यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली NADH हमें मिल गया। तो हमारे पास ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें 3 चीजें मिल रही है नॉन साइक्लिक के अंदर। क्या क्या चीजें मिल रही है, NADPH, ATP, और हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ऑक्सीजन। और ध्यान रखना, प्लांट के अंदर क्या होता है, एक्चुअली दोनों ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। हाई प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम 1 भी होता है और हमारे पास फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें एग्जाम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पास ऐसे हर्बिसाइड है जो क्या काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हर्बिसाइड के नाम दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हर्बिसाइड हमारे पास क्या लिखा गया है, DCMU। DCMU क्या होता है, डाया क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया है, और इस DCMU को हम डायरोन भी कहते हैं। अब DCMU क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन ने फोटो सिस्टम 2 से 1 के पास जाना होता है ना, तो ये क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से पता है, प्लास्टोक्विनोन अपना आगे पास करता है, तो DCMU इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो जो हमारा DCMU है, ये ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो एट द क्विनोन एक्सेप्टर ऑफ द PS2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि DCMU कौन से फोटो सिस्टम की एक्टिविटी अफेक्ट करता है, फोटो सिस्टम 2 की एक्टिविटी। इसके अलावा जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है दूसरा हर्बिसाइड, और इस हर्बिसाइड का नाम है पैराकॉट। जो ये पैराकॉट है, इसे हम मिथाइल वायोलाजन भी कहते हैं। जो पैराकॉट है, आप यहाँ पे देखो, देख सकते हो, यहाँ पर ये कौन सा फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 अपना इलेक्ट्रॉन किसको पास करता है, FD को। FD से कहा जाता है, आगे जाता है
एनएडीपी रिडक्टेज के पास और क्या होता है, एनएडीपीएच बनता है। तो ये जो पैराकॉट है जिसे हम मिथाइल वायोलाजन कहते हैं, ये फोटो सिस्टम 1 की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, मतलब एनएडीपीएच को बनने से रोकता है। तो ये जो पैराकॉट है ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्ली एक्सेप्टर ऑफ द पीएस1 और उसके बाद रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देता है, सुपर ऑक्साइड। और ये ऐसी स्पीशीज होती है जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के कंपोनेंट को क्या कर देती है, हाईली डैमेज कर देती है। तो प्लीज दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखना, डीसीएमयू जिसे हम डायरॉन भी कहते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और जो हमारा पैराकॉट है जिसे हम मिथाइल वायोलाजन कहते हैं, ये हमारे फोटो सिस्टम 1 की एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास कुछ इनहिबिटर थे। इसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा हमारा टॉपिक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसे भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए, कई बार प्लांट के अंदर एक और पाथवे चलता है नॉन साइक्लिक के अलावा, और इस पाथवे को कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये हमारे पास कंडीशनल होता है, कभी प्लांट के अंदर चलता है, कभी प्लांट के अंदर नहीं चलता। लेकिन सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या होती है, अगर यहाँ पे मैं एक अगेन थोड़ा सा एक रफ वाला एक डायग्राम बना लेते हैं। मान के चलो ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, थैलाकोइड होते हैं, बहुत सारे थैलाकोइड होते हैं। इस थैलाकोइड को आपस में कौन कनेक्ट करता है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। तो अभी जो हम लोगों ने पाथवे पढ़ा वो पाथवे कहाँ चल रहा था, वो चल रहा था इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। और इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे दोनों फोटो सिस्टम थे, 1 भी था और 2 भी था। इसीलिए वहां पे कौन सा पाथवे चला, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो हमारा ये स्ट्रोमा लेमिले होता है, इस स्ट्रोमा लेमिले में ओनली फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। यहां पर कौन सा फोटो सिस्टम है, ओनली 1। तो स्ट्रोमा लेमिले में ओनली फोटो सिस्टम 1 चलता है, ओनली 1 फंक्शन होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक पाथवे चलता है, एक साइकिल चलता है, और उसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिले में क्या होता है, यहां चलता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्ट्रोमा लेमिले में चलता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ओनली एटीपी बनती है। फोटो सिस्टम 1 की वजह से और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पर ना तो एनएडीपीएच मिलता है और ना ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ओनली इस टाइम पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ कौन सा फोटो सिस्टम फंक्शन होता है, ओनली पीएस1। अब एक चीज और, यहाँ पर एनएडीपीएच क्यों नहीं बनता, तो इसका एक रीजन ये भी है कि हमारा जो स्ट्रोमा लेमिले है यहाँ पर एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं होता है जो किस इसका फॉर्मेशन करे, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करे। तो देखिए ये पिक्चर हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओनली फोटो सिस्टम 1 है, और ये फोटो सिस्टम 1 में अगेन सनलाइट फॉल करेगी इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, उसको रिसीव करेगा एफडी। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है, एफडी इस इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली किसको पास करता था, ये पास करता था एनएडीपी रिडक्टेज को, जिसकी वजह से क्या होता था, एनएडीपीएच बनता था। लेकिन यहां एफडी इस इलेक्ट्रॉन को इसको पास नहीं करेगा, लेकिन किसको पास करेगा, वो पास करेगा साइटोक्रोम बी6एफ कॉम्प्लेक्स को। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी6एफ कॉम्प्लेक्स को पास करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा एटीपी बनेगी, और बाद में वही इलेक्ट्रॉन दोबारा पीसी और पीसी यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया वो वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा वापस आ रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ओनली फोटो सिस्टम 1 फंक्शन होता है, दोनों फोटो सिस्टम काम नहीं करते हैं, और यहाँ पर ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच वाटर की स्प्लिटिंग ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे सारी की सारी बातें पढ़ ली है। अब एक बार हम थोड़ा सा फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या क्या चीजें मेंशन की गई है कि हमें ये अच्छी तरीके से सारी बातें पता है या नहीं पता है।
जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, ये कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करता है? ये अब्सॉर्ब करता है फार रेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ किससे ज्यादा होनी चाहिए? ग्रेटर देन द 680 नैनोमीटर। और जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, ये प्रेफर करता है रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 680 नैनोमीटर। इसके अलावा जो हमारा फोटो सिस्टम 1 होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। इसीलिए ये कैपेबल होता है क्या बनाने के लिए? मतलब ये NADP पॉजिटिव को क्या कर देता है? रिड्यूस, और क्या बना देता है? ये बना देता है NADPH बना देता है। जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 की वजह से क्या होता है? वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है? और वाटर के ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और हमें साथ में क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं हाइड्रोजन आयंस। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंस था फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 को लेकर। तो मुझे लगता है कि आज हमने पूरी लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लाइट क्या करती है? ड्राइव करती है सिंथेसिस ऑफ एटीपी और साथ में NADPH, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? लीनियर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और ये सारी चीजें कब होती है? ये होती है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटो सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, किस किस के बीच में होती है? ये होती है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 के बीच में होती है। और इस चेन के अंदर कौन कौन आते हैं? यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल लाइक द PQ। व्हाट इज PQ? प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास एक प्रोटीन होती है अगेन, जिसका नाम क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, लेकिन फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो अभी बस मैं आपको एक लाइन के अंदर डिफरेंस ये बताना चाहती हूँ कि जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बनती है, तो इस एटीपी का रीजन होता है सनलाइट। क्या रीजन होता है? सनलाइट रीजन होता है। लाइट की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बनती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पर एटीपी बनती है, तो उसका रीजन लाइट नहीं होता है, उसका रीजन होता है ऑक्सीडेशन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पर जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर वही कंपैरिजन दिया गया है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट तो हमें तभी समझ में आएगा जब हम पूरा रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। बस हमें दो चीजें ध्यान में क्या रखनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है? अब यहां पर मैंने कुछ समरी भी दी है, एक बार हम क्विकली उसको भी रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो अब तक हम लोगों ने जो भी बातें पढ़ी, अब एक बार उसको हम क्विक यहाँ पे क्या कर लेते हैं? रिकैप कर लेते हैं। क्या हमें सारी बातें याद है, नहीं याद है? ठीक है? तो हम लोगों ने क्या बात की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन के अंदर, कि जो हमारी जेड स्कीम होती है, आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन through carrier in the photosystem 2 and 1 from water to the NADP positive। तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन हमारा वाटर से रिलीज होता है, वो फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है NADP पॉजिटिव। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? 4 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां की तरफ? फोटो सिस्टम 2 से लेके फोटो सिस्टम 1 की तरफ। उसमें कौन कौन आता है? PQ, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और साथ में आता है हमारा PC। और साथ में यहाँ पर ATP सिंथेज भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन। जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब कर सकता है? 700 नैनोमीटर। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है P680। जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर, इसमें क्या होते हैं? मल्टी सबयूनिट प्रोटीन होते हैं, साथ में पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। और मैंगनीज आयन रिक्वायर्ड होता है वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए। मैंगनीज के अलावा और हमें क्या चाहिए होता है? क्लोरीन भी चाहिए होता है। और साथ में तो हाइड्रोफोबिक प्लास्टोक्विनोन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहां से करते हैं? फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो प्रोटॉन है वो क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द थाइलाकोइड ल्यूमन
एंड व्हेन, और ऐसा कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन पास होता है थ्रू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उस ग्रेडियंट को मेंटेन रखा जाता है। प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन को किस किस के बीच में, फोटो सिस्टम 2 से 1 की तरफ लेके जाते हैं। NADP पॉजिटिव को रिड्यूस कौन करता है, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर, और साथ में वहां पे हेल्प ली जाती है 3 FES सेंटर की, और साथ में फेरेडॉक्सिन वहां पे बिहेव करता है फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें क्या होता है, ओनली ATP बनता है, NADPH बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जो हमारे पास हर्बिसाइड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट। हम लोगों ने 2 हर्बिसाइड पढ़े थे, एक हमारे पास था DCMU और सेकंड हमने पढ़ा था आपका पैराकॉर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायोलाजन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन करेंगे यहाँ पे खत्म। तो हमारे पास देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन फोटो सिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट। तो हमें अच्छे तरीके से पता है फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, उसका रिएक्शन सेंटर का नाम क्या होता है, PS1 का, वो हमारे पास होता है P700। और जो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है, उसका जो क्लोरोफिल A है, उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, वो होती है P680, मतलब 680 नैनोमीटर पे होती है, इसीलिए इसके रिएक्शन सेंटर को बोलते हैं P680। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास आपका सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू। तो हमारे पास वाटर की स्प्लिटिंग कौन से फोटो सिस्टम की वजह से होती है, तो वाटर की स्प्लिटिंग का रीजन होता है हमारा फोटो सिस्टम 2। क्यों, क्योंकि उसी के पास क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट about the activities associated with the photosystem 1 and photosystem 2 in non-cyclic photophosphorylation। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, वाटर इज ऑक्सीडाइज इन फोटोसिस्टम 2 बट नॉट इन फोटोसिस्टम 1। ये वाली स्टेटमेंट तो एकदम हमारे पास क्या करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, फोटोन दैट इज लाइट आर नीडेड टू एक्टिवेट बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2। ऑब्वियसली दोनों फोटो सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए लाइट की जरूरत तो होती ही है। थर्ड देख लेते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH अकर। बिल्कुल लाइट रिएक्शन के टाइम पे और नॉन साइक्लिक के टाइम पे यही 3 चीजें होती हैं। डी स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ NADPH इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम 2 बट नॉट इन द फोटोसिस्टम 1। यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो NADPH है, इसको बनाने के लिए फोटोसिस्टम 1 की जरूरत होती है, 2 की नहीं। 2 तो क्या बनाता है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करवाता है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो हमें लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, हमें NADPH भी मिलता है और हमें ATP भी मिलता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल्स इन्वॉल्व इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर। तो हमें वाटर की स्प्लिटिंग के लिए कौन कौन से मिनरल चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है मैंगनीज और हमें चाहिए होता है क्लोरीन। तो आंसर हो गया हमारा थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ATP एंड NADPH बोथ आर फॉर्म। तो ये हमें दोनों चीजें कब मिलती हैं, दोनों चीजें हमें मिलती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पर। क्योंकि जब हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ओनली हमें ATP मिलता है, NADPH उस टाइम पे नहीं मिलता। और फोटो रेस्पिरेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें हम देखेंगे हमें ATP इवन यूज ही होती है, वहां पे बनती तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का इन द लाइट रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो फोटो सिस्टम 2 है, इससे इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास, जो एकदम सही स्टेटमेंट है। फोटो सिस्टम 2 से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो PQ के पास जाता ही है। इसके बाद साइटोक्रोम B6 के पास, ये भी ठीक है। PS1 देन फेरेडॉक्सिन, पहला ऑप्शन ही हमारे पास क्या ठीक है। चलो सेकंड भी देख लेते हैं, जो फोटो सिस्टम 1 है,
उसे पीक्यू, ये तो एकदम उल्टा है, फोटोसिस्टम 2 पीक्यू को देता है। सी वाला क्या कह रहा है, फोटोसिस्टम 1 से फेरेडॉक्सिन, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेरेडॉक्सिन फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता। डी वाला फोटोसिस्टम 1 से क्या पीक्यू, ये अगेन गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, आंसर ए हो जाता है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसीएमयू जो एक हर्बिसाइड है, किल्स द प्लांट बाय, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डीसीएमयू है वो कौन से फोटोसिस्टम को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है फोटोसिस्टम 2 को अफेक्ट करता है। तो ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, चेकिंग द रेस्पिरेशन ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन डिहाइड्रोजनेज, एकदम गलत है। सेकंड कह रहा है इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस एज इट इनहिबिट द फोटोसिस्टम 1, नो, ये किसको अफेक्ट करता है, फोटोसिस्टम 2 को करता है। सी कह रहा है इनहिबिटिंग द फोटोसिंथेसिस एज इट इनहिबिट द फोटोसिस्टम 2, तो हमारे पास आंसर थर्ड ही बनता है। डी भी देख लेते हैं, इनहिबिट द फोटोलाइसिस फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, सिंस नो, फोटोसिस्टम 1 को अफेक्ट नहीं करता, फोटोसिस्टम 2 को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास से कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन के टाइम पर हमें एटीपी और हमें एनएडीपीएच मिला होता है, इसी का ही यूज करके हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसमें हम केल्विन साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था, तो थैंक यू सो मच।